All the way, nothing impossible. व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, ये एक ऐसा अधिकार है जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। और सोचिए, हाल ही में एक नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने गिरफ्तारी के पूरे नियम ही बदल दिए हैं। मतलब पुलिस की ताकत और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच का जो बैलेंस है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। आज हम इस पूरे बदलाव को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये कि गिरफ्तारी को अब पहला कदम नहीं बल्कि आखिरी उपाय क्यों माना जा रहा है। फिर पुराने और नए कानून में क्या फर्क है ये देखेंगे। हम उस हिस्टोरिकल सुप्रीम कोर्ट फैसले की भी बात करेंगे जिसने इस बदलाव की नींव रखी। और फिर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि अब नया प्रोसेस क्या होगा। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि वो कौन सी स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें अब भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल कि भाई इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, पुराने कानून के तहत ना छोटे मोटे मामलों में भी गिरफ्तारी बहुत ही आम बात थी। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी जेलें भरती जा रही थीं और न जाने कितने लोगों की आज़ादी बेवजह छिन रही थी। ये जो बदलाव है, इसका स्केल कितना बड़ा है ये एक नंबर साफ कर देता है, 70%। जी हाँ, नए कानून यानी बीएनएसएस की धारा 35 के लागू होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन मामलों में सजा 7 साल से कम है, उनमें 70% से ज़्यादा गैरजरूरी गिरफ्तारियां अब होंगी ही नहीं। यह हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये बदलाव हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें पुराने कानून यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस को आमने सामने रखकर देखना होगा। देखिए, सारा फर्क यहीं पर है। पुराना कानून यानी सीआरपीसी पुलिस को गिरफ्तारी के लिए बहुत वाइड पावर्स देता था और इसका नतीजा अक्सर गैर जरूरी गिरफ्तारियों में निकलता था। लेकिन अब नया कानून बीएनएसएस कहता है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को आरोपी को एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस यानी हाजिर होने का नोटिस देना ही होगा। अब गिरफ्तारी तभी होगी जब कोई बहुत खास वजह हो जिसे बताना पड़ेगा। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी कह देती है। कानूनी सोच का फोकस अब पुलिस के अधिकार से हटकर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आ गया है। ये सिर्फ नियम का बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि अब गिरफ्तारी पहला कदम नहीं है, ये आखिरी उपाय है। कानून का इरादा एकदम साफ है, पहले जांच करो, फिर नोटिस दो और गिरफ्तारी तभी करो जब उसके सिवा कोई और चारा ही ना बचा हो। तो सवाल ये है कि ये बदलाव क्या अचानक से हो गया? नहीं, इसकी नींव, इसकी बुनियाद असल में कई साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में रख दी गई थी। ये मामला था 2014 का अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि पुलिस को मैकेनिकली यानी रूटीन तरीके से गिरफ्तारी करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने हमारे संविधान के आर्टिकल 21, जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसकी रक्षा के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की थीं। बीएनएसएस का ये नया कानून एक तरह से उन्हीं गाइडलाइंस को एक पक्का कानूनी रूप दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो कहा था वो इस नए कानून की आत्मा है। उन्होंने कहा था, गिरफ्तारी अपमान लाती है, स्वतंत्रता को कम करती है और हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। यही सोच इस नए कानून के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो नई प्रक्रिया है वो असल में जमीन पर काम कैसे करेगी। अब पुलिस को करना क्या होगा? आइए अब इस नई प्रक्रिया को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो ये प्रक्रिया उन सभी मामलों पर लागू होती है जहां सजा 7 साल से कम है। सबसे पहले जैसे ही शिकायत मिलती है, पुलिस अधिकारी आरोपी को हाजिर होने का नोटिस देगा। अब अगर वो व्यक्ति नोटिस मानकर हाजिर हो जाता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर वो नोटिस को इग्नोर करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर गिरफ्तारी होती है तो पुलिस अधिकारी को उसके कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। ये जो पूरा प्रोसेस हमने अभी समझा वो यहां एक साथ दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिस का पालन करने पर गिरफ्तारी नहीं होगी और अगर होती भी है तो उसका कारण लिख कर देना कंपल्सरी है। मतलब हर कदम अब कानून ने साफ साफ तय कर दिया है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि गिरफ्तारी होगी ही नहीं। कानून में कुछ ऐसी खास परिस्थितियां भी बताई गई हैं जहां पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है।
तो चलिए अब इन एक्सेप्शंस को भी समझ लेते हैं। तो कानून में ऐसी 7 खास वजह बताई गई हैं जिनके आधार पर पुलिस गिरफ्तारी के फैसले को सही ठहरा सकती है। इनमें से कुछ वजहें इन्वेस्टिगेशन को बचाने के लिए हैं, जैसे कि आरोपी को कोई और अपराध करने से रोकना, सबूतों से छेड़छाड़ करने से रोकना या किसी गवाह को धमकाने से रोकना। दूसरी वजह प्रोसेस से जुड़ी हैं, जैसे मामले की ठीक से जांच करना, यह सुनिश्चित करना कि आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेगा या फिर उसकी पहचान पक्की करना। और हां, अगर आरोपी के भाग जाने का खतरा है तब भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, पुलिस अब ऑटोमेटिकली किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर इन 7 वजहों में से किसी एक के तहत वो गिरफ्तारी करते भी हैं तो उन्हें इसे लिखित में जस्टिफाई करना होगा, कारण बताना होगा। ये बदलाव नागरिकों को मजबूत बनाता है, उन्हें एम्पावर करता है और साथ ही ये पुलिस से ज्यादा जवाबदेही की मांग करता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के राज के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कानून तो बदल गया, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर पुलिस की और समाज की मानसिकता भी बदलेगी? क्योंकि इस कानून की असली सफलता तो इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है। सोचने वाली बात है ना?